नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स अर्थात अंतर्जात भू संचलन, वो संचलन जो इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा जो है हमारी जो धरती का क्रस्ट है उसके ऊपर लगाया जाता है, उसको हम इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में जो इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा लगाया गया बल है उसके कारण जो मूवमेंट धरती में होता है उसको इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट अर्थात हिंदी में अंतर्जात भू संचलन कहते हैं। तो इससे पहले कि हम अंतर्जात भू संचलन पर अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यूपीएस स्पेशल, इसके जो रेगुलर वीडियोस जो हैं अपलोड किए जाते हैं और आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए वो अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट। सबसे पहले जो पिछले जो हमारा लेक्चर था, जो अर्थ मूवमेंट नाम का के टॉपिक पे था, जिसमें हमने पूरा बताया था मोटा मोटा कि अर्थ मूवमेंट क्या होता है और कैसे होता है। आज हम इसके क्लासिफिकेशन को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्थ मूवमेंट जो है दो प्रकार का हो सकता है, इंडोजेनिक मूवमेंट और एक्सोजेनिक मूवमेंट। इसको कहते हैं अंतर्जात बल, अंतर्जात संचलन, और इसको कहते हैं बहिर्जात संचलन। सबसे पहले देखते हैं इंडोजेनिक मूवमेंट्स को अर्थात अंतर्जात संचलन को। ये जो है, जो अर्थ के जो भू आकृति है, जो जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो चेंजेस आते हैं और किसके कारण आते हैं, जो अंतर्जात बल है, जो धरती के अंदर से जो बल काम कर रहे हैं उनके कारण जो धरती के जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर अर्थात भू आकृतियों में जो अंतर आता है उनको इंडोजेनिक मूवमेंट्स अर्थात अंतर्जात संचलन कहते हैं। ये जो अंतर्जात संचलन है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट और एक डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। जो कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट है इनको हिंदी में कहते हैं अकस्मात अंतर्जात बल। क्योंकि ये एकदम से सडन चेंजेस लाते हैं इसलिए इनको अकस्मात अंतर्जात बल कहते हैं। और जो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स हैं इनको कहते हैं पटल विरूपणी बल। ये धरती का जो सरफेस है, जो लैंड है, जो क्रस्ट है, उसको उसमें जो चेंज लाते हैं वो धीरे धीरे लाते हैं और वो इतनी प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि कुछ हजार कुछ लाख वर्ष लग जाते हैं उस चेंज को दिखाई देने में। और ये जो कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट होता है जिसे हम अकस्मात अंतर्जात बल कह रहे हैं, ये एकदम से सडन होता है और कुछ पल में आता है और जो ह्यूमन बीइंग्स है इसको आसानी से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो अकस्मात अंतर्जात बल है इसको देखते हैं। ये सडन मूवमेंट्स caused by sudden इंडोजेनिक फोर्सेस, जो एकदम से धरती के अंदर से कोई बल आया और उसने पृथ्वी की सतह में कोई चेंज कर दिया। और कहां से आता है, जो अंदर की जो लेयर्स होती हैं, पृथ्वी की जो अंदर की परतें हैं वहां से आता है, तो उसको अकस्मात अंतर्जात बल कहते हैं। चूंकि इनका जो नेचर होता है अकस्मात अंतर्जात बल का, ये मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, ये विनाशकारी प्रवृत्ति की होती है। जो कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स होते हैं इनका जो उदाहरण देखते हैं कि कोई ज्वालामुखीय घटना है, या कोई सुनामी आई है, या कोई अर्थक्वेक है, या कोई भूस्खलन है, इस प्रकार की घटनाओं को हम कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट अर्थात आकस्मिक अंतर्जात संचलन कहते हैं। जो ये जो घटनाएं होती हैं मनुष्य इनको महसूस कर सकता है, इनको देख सकता है, क्योंकि ये तुरंत होती हैं और तुरंत जो है धरती के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाती हैं। ये कहां से उत्पन्न होता है, तो धरती के अंदर की जो गहराई की लेयर्स हैं, स्टेनोस्फीयर्स, और उसके नीचे वहां से ये जो अंतर्जात बल है ये उत्पन्न होते हैं। और क्यों उत्पन्न होते हैं, जो तापमान में अंतर आता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम ज्वालामुखी को लेते हैं, जब तापमान में एकदम से चेंज आएगा
तापमान बढ़ने लगेगा, और जब तापमान बढ़ने लगेगा तो वहां पर जो हमारा भूजल है और जो हमारा नीचे मैग्मा है वो गर्म होकर ऊपर उठने का प्रयास करेगा, और जब ऊपर उठने का प्रयास करेगा तो वो धरती की जो सतह है, जो क्रस्ट है, उसमें नीचे से बल लगाएगा, और जहां से वो क्रस्ट को कमजोर पाएगा वहां से उसको तोड़ के बाहर ज्वालामुखी के रूप में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है कि जो हमारी चट्टाने हैं नीचे, धरती के नीचे, उनमें संकुचन हो या एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, उनमें या तो प्रसार हो और या तो संकुचन हो। ये दो कारणों से हो सकता है। एक तो तापमान में अंतर आ जाए, और दूसरा कोई केमिकल चेंज आ जाए जिसके कारण इनका प्रसार होने लगे या इनमें संकुचन हो जाए। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण भूकंप आएगा, इसके कारण सुनामी आएगी, इसके कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं होंगी। अब अगला दूसरा देखते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, जिसको हमने हिंदी में लिखा था पटल विरूपणी बल। ये जो है हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, इसका जो फोर्सेस लगेगा पटल विरूपणी बल का, वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी हो सकते हैं और वर्टिकल फोर्सेस भी हो सकते हैं। हॉर्टिकल फोर्सेस का, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अर्थात क्षैतिज, इसको ये इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, और जो वर्टिकल है वो लंबवत जो है जब संचलन होगा तो वर्टिकल मूवमेंट्स होंगे, और ये भी जो है धरती के गहराई से परतों से ही निकलते हैं। और लेकिन इनका जो नेचर होता है ये काफी स्लो होता है, काफी धीमे धीमे होता है। इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं इस अंतर को देखने में। जो ये हमारा संचलन हुआ है इसका अंतर कभी कभी दिखने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और इसी के कारण जो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स है, पटल विरूपणी बल है, इसके कारण हमारे जो प्राथमिक जो हमारी भू आकृतियां हैं, जैसे कि महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदानी भाग, झीलें, भ्रंश घाटियां, ये सभी जो हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स अर्थात पटल विरूपणी बल के कारण ही बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? महाद्वीप बनते हैं, पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं, झीलें बनती हैं, और ये जो भ्रंश घाटियां बनती हैं ये भी पटल विरूपणी बल के कारण बनते हैं। मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, जो ये संचलन है काफी धीमा होता है, 1000 से लाखों वर्ष जो है लग जाते हैं चेंज को दिखाई देने में। और मनुष्य का जीवन तो 70-80-100 साल है, तो अपने जीवन काल में वो इन चेंजेस को एक बार में देख नहीं पाता है। और जो अब बात करें वर्टिकल मूवमेंट की सबसे पहले, तो वर्टिकल मूवमेंट भी दो प्रकार का हो सकता है। एक जो ऊपर से नीचे की ओर बल लगाएगा, और दूसरा है जो नीचे से ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। जब अपवर्ड अर्थात ऊपर की ओर जो संचलन होगा तो क्या होगा कि किसी कॉन्टिनेंट अर्थात किसी महाद्वीप का कोई हिस्सा या कोई जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो ऊपर उठ जाएगा, अर्थात जिस लेवल पर वो है उसके ऊपर उठ जाएगा। इसका उदाहरण है अल्लाह बांध। ये कहां पर है? इसको कहते हैं डैम ऑफ गॉड। ये एक उठा हुआ क्षेत्र है, कहां पर? कच्छ की खाड़ी के दक्षिण भाग में ये जो है एक उठा हुआ क्षेत्र है। ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया में समुद्र से ऊपर आ गया है, और इसे अल्लाह बांध कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में डैम ऑफ गॉड, अर्थात भगवान का बनाया हुआ बांध। ये कैसे हुआ है? ये अपवर्ड मूवमेंट है, इसमें धरती ऊपर उठ गई है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट अर्थात जो नीचे की ओर जो संचलन होगा, जिसमें कोई भी चीज डूब जाएगी अर्थात नीचे चली जाएगी, ये क्या है? इसका उदाहरण है प्रिंस डॉक एरिया में, जो मुंबई में जो प्रिंस डॉक एरिया है, वहां पे जंगल के जंगल जो है पानी में डूब गए, तो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं। जो हमारे जो पटल विरूपणी बल है ये दो प्रकार का हो सकता है। इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकते हैं। जब वर्टिकल मूवमेंट्स की बात करें लंबवत संचलन की, तो वो ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। ऊपर की ओर होगा तो कोई रिज या कोई हिस्सा समुद्र के ऊपर आ जाएगा, जैसा कि अगर कॉन्टिनेंट ऊपर आता है तो ये जो है कोई उठा हुआ पोर्शन, पठार, इस तरह की आकृति दिखाई देगी। और अगर ये कोस्टल लैंड्स पर हो गया तो समुद्र तटीय मैदान बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, कोई हिस्सा समुद्र के नीचे डूब गया,
तो जैसे कि फॉरेस्ट जो है प्रिंस डॉक एरिया मुंबई में, जो पूरे जंगल के जंगल थे वो डूब गए। अब जो है डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट भी 3 प्रकार का हो सकता है। ये अभी तो हमने बल के आधार पर देखा था, अब ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक है आइसोस्टैटिक मूवमेंट। आइसोस्टैटिक मूवमेंट कुछ नहीं है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जो हमारा एस्टेनोस्फीयर है उसके ऊपर जब फ्लोट करती हैं तो उसी को आइसोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या है कि लेस डेंस मटेरियल जो सियाल है, सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ, ये कम घनत्व वाला जो लेयर है वो ज्यादा घनत्व वाली लेयर जो सिलिका और मैग्नीशियम की लेयर है इसके ऊपर तैरती रहती है। इसी को आइसोस्टैटिक मूवमेंट या आइसोस्टैटिक संचलन कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा है इओस्टैटिक मूवमेंट। जो इओस्टैटिक मूवमेंट्स है वो जब जो सागर है उसके जल स्तर में चेंज आ जाता है। क्यों चेंज आएगा? ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस एट पोल्स, नदियों के पानी का बढ़ना, इसके कारण जो सागर का लेवल है, जो सी लेवल है या जो पानी की जो की मात्रा है उसमें चेंज आ जाए तो उसको इओस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। तीसरा देखते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ये क्या है? टेक्टोनिक मूवमेंट जो है ये दिखाते हैं कि जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनमें कोई चेंज आ जाए और जो वहां का जो सरफेस है, जो लैंड है, उसके लेवल में कोई ऊपर नीचे कोई अंतर आ जाए तो उसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहेंगे। ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक इपिरोजेनिक और दूसरा ओरोजेनिक। इपिरोजेनिक को कहते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल, महाद्वीप निर्माणकारी बल, और ओरोजेनिक को कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। फिर से देखते हैं, जो एपिरोजेनिक मूवमेंट है, जो वर्टिकल मूवमेंट है, उसके कारण जो महाद्वीप, जो कॉन्टिनेंट है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके लैंड फॉर्म में चेंज आता है। और जो ओरोजेनिक मूवमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, उसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है धरती के सरफेस पे। जो ये इपिरोजेनिक फोर्सेस हैं, अर्थात जो महाद्वीप निर्माणकारी बल हैं, इसके कारण क्या है, ये लंबवत बल हैं जो ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में काम करते हैं। इसके कारण या तो कोई क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा या तो कोई क्षेत्र नीचे दब जाएगा। और ये कहां पर होगा? कॉन्टिनेंट्स पे होगा। अगर अपलिफ्टमेंट हुआ, अगर अर्थात जो वर्टिकल मूवमेंट है उसके कारण अपलिफ्टमेंट हुआ, कोई धरती का पोर्शन उठ गया तो पठार बन जाएंगे, और या कोस्टल लैंड जो है उठ जाएगा तो जो प्लेन्स बन जाएंगे, जो कोस्टल प्लेन्स हमारे बनते हैं वो बन जाएंगे। अगर कोई हिस्सा हमारा दब गया या कोई हिस्सा डूब गया या धंसाव हो गया तो कॉन्टिनेंटल बेसिन, महाद्वीपीय बेसिन या ओशन बेसिन, इनका निर्माण हो जाएगा। या तो महाद्वीपीय बेसिन बन जाएंगे या सागरीय बेसिन बन जाएंगे। अब जो अगला देखते हैं ओरोजेनिक फोर्सेस, अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल। ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस होते हैं, अर्थात ये जो बल होते हैं ये धरती के जो है पैरेलल, जो हमारी धरती है, जो क्रेस्ट है, उसके पैरेलल में लगते हैं। या तो ये एक दूसरे की तरफ लगेंगे या एक दूसरे से दूर लगेंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो क्रेस्ट है उसके आकार में अंतर आ जाएगा। ये पहाड़ों का जन्म इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसीलिए इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक है फोर्स ऑफ कंप्रेशन, जिसे कहते हैं संपीड़क बल। इसमें पुशिंग इन, अर्थात एक दूसरे की तरफ जब बल लगता है तो यह संपीड़क बल हो जाएगा। और फोर्सेस ऑफ टेंशन, इसको कहते हैं तनावकारी बल, पुलिंग आउट। जब एक दूसरे से अलग अलग खींच के रबड़ बैंड की तरह खिंचाव होगा तो ये तनावकारी बल उत्पन्न होगा। ड्यूरिंग कंप्रेशन, जब ये कंप्रेशन अर्थात जब ये एक दूसरे की तरफ बल लगता है तो जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो
धक्का देते हैं किस तरफ, कोई हार्ड स्ट्रेटा, कोई हार्ड सरफेस है उसकी तरफ या तो धक्का देंगे, या तो एक तरफ से देंगे या तो दोनों तरफ से धक्का देंगे। ये संभव है कि ये कोई हार्ड स्ट्रेटा है और ये स्टोन है, ये इसकी तरफ धक्का दे रॉक। और ये भी हो सकता है कि दो रॉक हैं, ये इसको धक्का दे, ये इसको धक्का दे। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंड है, जमीन है, वो संकुचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। और जब सिकुड़ती है तो कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, कुछ हिस्सा नीचे धर जाता है, और इसमें फोल्ड्स टाइप के अर्थात वलय टाइप के पड़ जाते हैं, और इन्हीं को हम वलय या फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जो हमारे हिमालय है, रॉकी पर्वतमाला है, एंडीज है, आल्प्स है, ये सभी फोल्डेड माउंटेन्स अर्थात वलयकारी पर्वतों का उदाहरण है। इन जो वलयकारी पर्वत होते हैं इनमें एंटीक्लाइंस होते हैं और सिंक्लाइंस होते हैं। इसको समझिए, जब यहाँ पर सिकुड़न आई तो कुछ पोर्शन ऊपर उठ गया, कुछ पोर्शन नीचे चला गया। जो ऊपर चला गया उसको अपनति कहते हैं अर्थात एंटीक्लाइंस कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे दब गया उसको सिंक्लाइंस अर्थात अवनति कहते हैं। समझ रहे हैं आप, अपनति अवनति। ये कहां पर बनेगा? फोल्डेड माउंटेन्स में बनेगा। और जब टेंशन हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अर्थात धरती में खिंचाव आएगा, धरती का एक टुकड़ा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो बीच का हिस्सा बहुत कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा और एक दूसरे से खींच जाएगा, जिसके कारण क्या है, वहां पर भ्रंश अर्थात फॉल्ट्स इनके ये बन जाएंगे। इसके कारण या तो ब्लॉक माउंटेन बनेगा, रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है। इनको हिंदी में ब्लॉक पर्वत कहते हैं, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। और जो फोल्ड और फॉल्ट्स हैं ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, निर्भर करेगा कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना लग रहा है। लेकिन इस जो ये फोल्ड्स और फॉल्ट्स के जो प्रकार हैं इनको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, हमने जो इंडोजेनिक मूवमेंट्स हैं उनको देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये जो इंडोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं ये कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं, डायस्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जो कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट है वो सडन मूवमेंट्स होते हैं और विनाशकारी होते हैं, जैसे वोल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब। इसमें मनुष्य इनको फील करता है। जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत होते हैं, इनको मनुष्य फील नहीं कर पाता है, और ये जो टेम्परेचर वेरिएशन और एक्सपेंशन के कारण ये सब होता है। जो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और चूंकि इनमें निर्माण होता है इसलिए इनको विनाशकारी न कह के सृजनकारी कहा जाता है। ये इसके कारण जो प्राइमरी लैंड फॉर्म्स है जैसे महाद्वीप, पठार, पर्वत, मैदान, झील, भ्रंश, इन सब का निर्माण होता है, और ये स्लो होते हैं, काफी लंबा समय लगता है। जो इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। वर्टिकल मूवमेंट दो प्रकार का हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो किसी प्रकार के कोई धरती जब समुद्र से या बाहर आ जाएगी तो उसे अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे, जैसे अल्लाहबंद ये कच्छ के खाड़ी के पास में है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो मुंबई में प्रिंस डॉक एरिया है जो पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूब गया। जो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। आइसोस्टैटिक मूवमेंट, जो हमारी प्लेट विवर्तकी है, जो प्लेट हमारी एक्सिनोस्फेयर पे तैर रही है, इनको आइसोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। ईओस्टैटिक मूवमेंट का मतलब है कि जो समुद्र का जो जल का स्तर है उसका बढ़ना या घटना। और तीसरा है टेक्टोनिक मूवमेंट्स, अर्थात जो इसके कारण जो टेक्टोनिक जो हमारी प्लेट्स हैं इनके अंदर जो अंतर होता है जिसके कारण जो सतह है वो ऊपर नीचे हो जाती है, इसको टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इपीरोजेनिक, अर्थात जो महाद्वीप निर्माणकारी प्रक्रिया है, बल है, उनको कहते हैं इपीरोजेनिक। और जो पर्वत निर्माणकारी बल है उनको ऑरोजेनिक कहते हैं। ये पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज बल है और जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है वो लंबवत बल है। ये इपीरोजेनिक फोर्सेस क्या बनाते हैं, इनके कारण कोई हिस्सा जब उठ जाता है तो या तो उठ जाएगा और या तो नीचे धंसाव होगा। जब उठ जाएगा तो पठार बन जाएगा, या हमारे जो कोस्टल एरिया में उठेगा तो समुद्र तटीय मैदान बन जाएंगे। और अगर कोई हिस्सा धंस गया तो या तो
वो जो है ओशन बेसिन बनेगा या कॉन्टिनेंटल बेसिन बनेगा, महाद्वीपीय बेसिन या सागरीय बेसिन बनेगा। अगर ओरोजेनिक फोर्सेस हैं ये हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, तो जब हॉरिजॉन्टल होंगे तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसके कारण माउंटेन बनते हैं। ये दो प्रकार का होता है। जब कंप्रेशन होगा तो एक दूसरे की तरफ जो बल है वो एक दूसरे की तरफ लगेगा, जिसके कारण जो बीच की जो लैंड है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, संकुचन होगा, कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे दब जाएगा। तो इसी को फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएंगे इसमें, हिमालय, रॉकी, एंडीज। और जब हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगा लेकिन टेंशन बाहर की तरफ होगा, दो अलग अलग दिशाओं में, तो क्या फॉल्ट्स, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा और उससे जो पहाड़ बनेंगे उनको ब्लॉक माउंटेन्स कहेंगे या भ्रंश घाटी कहेंगे। जो भ्रंश घाटी और ये जो वलन की प्रक्रिया है ये भी काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मित्रों, ये जो अंतरजात भू संचलन का जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।